अभिषेक शर्मा सीपीएम ऑफिस तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रुझानों और नतीजों का मतलब और मायने बताने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा पैनल सुबह से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अवधेश कुमार जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अनुज गुप्ता जी और मानस बैनर्जी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं करुणानिधि के घर का ही। मनीष अवस्थी वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, दिल्ली में तो भयंकर गर्मी है लेकिन वहां पर बारिश हो रही है। फिलहाल ये बताइए, करुणानिधि के घर के बाहर फिलहाल तो लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं वो काफी खुश करने वाले हैं डीएमके को। देखिए, जहां तक अनुमान और तमाम एग्जिट पोल की बात की जा रही है चित्रा, तो मैं ये बता दूं कि आज सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और बारिश पूरी तरह थम चुकी है। यानी कि ये संकेत, अगर आप इसको देखें तो ये संकेत जाता है डीएमके के लिए कि ये हो सकता है एक नया उगता सूरज उनके लिए नई खुशियां, नई उम्मीद और बहुत सारी खुशियां तमाम लेकर आए। लेकिन जहां तक बात की जाए कि आखिर उनके घर पर क्या चल रहा है, तो हमारे कैमरामैन कपिल मस्के दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। बाहर उनके अपने जो समर्थक हैं उनका जुटना शुरू हो गया है और उसके साथ साथ तमाम मीडिया कर्मी भी यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यानी कि संकेत साफ दिखाई देते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है, जो बातचीत की जा रही है। मैं अवधेश जी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट देख सक रहा हूं कि अवधेश जी, आपको ये लग रहा होगा कि आखिर मैं ही करुणानिधि के घर के सामने क्यों खड़ा हूं। उसकी वजह यह है कि यहां पर एक इतिहास भी और लिखा जाएगा। अगर डीएमके जीतती है, डीएमके सत्ता में आती है, तो करुणानिधि देश के सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ मुख्यमंत्री बनेंगे और वो भी एक रिकॉर्ड के साथ। लौटती हूं मैं आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में आखिर किसके आने वाले हैं अच्छे दिन। माना यही जा रहा है कि 10 बजे तक तस्वीर लगभग साफ होनी शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती के आधे घंटे के बाद ईवीएम से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सीधे रुख कर लेते हैं गुवाहाटी का। रजत राकेश टंडन हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं और सुबह से लगातार बने हुए हैं। रजत, ये बताइए, फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता भी बीजेपी दफ्तर वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले से ही तैयारी है, लेकिन अति आत्मविश्वास भी कभी कभी नुकसान पहुंचाता है। मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं। अगर नतीजे उलट रहे तब क्या करेगी बीजेपी? देखिए, शायद बिहार में भी चित्रा यही हुआ था कि सुबह से हलवा और पूड़ी शुरू हो गई थी दिल्ली में अशोक रोड में। उसके बाद धीरे होते होते जो ब्रेकफास्ट एक्चुअल था वो कांग्रेस ने किया था अकबर रोड पे। ये पीछे की मैं आपको कुछ नजारा दिखाना चाहता हूँ। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, टेंट लगाया गया है बीजेपी के कलर का, नाश्ते की तैयारियां हैं। यहाँ पे लगातार जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। आप नीचे देख सकते हैं चेयर्स लगी हुई हैं, चेयर्स पे बीजेपी के नेता बैठना शुरू हो गए हैं। पीछे जो है वहाँ यहाँ का लोकल जो चैनल है, लोकल लैंग्वेज में, असमीज में, वो लगाया गया है, वो चल रहा है। बगल में जो तालिका है वो आप देख सकते हैं, बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ, कांग्रेस, यूपीपी, एआईयूडीएफ। यानी कि अभी कुछ आंकड़े नहीं आए हैं लेकिन स्क्रीन लग गई है। लगातार लोगों को इंतजार है। बीजेपी का ये जो खेमा है वो अति उत्साहित है। लगातार रात भर तक यहाँ तैयारियां चली हैं। कांग्रेस ऑफिस में मैं गया था चित्रा, देर रात में भी। आज सुबह जब मैं बीजेपी ऑफिस आ रहा था तो कांग्रेस ऑफिस ऑन रोड पड़ा था, तो वहां देखा था, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन शायद लगता है कांग्रेस पार्टी को कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। या फिर एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए उससे शायद तरुण गोगोई को ये लगता है कि 15 साल एक बड़ा राज्य था, अब बारी आ गई है कि कांग्रेस इस स्टेट से बाहर का रास्ता देखेगी। इस तरह की उम्मीद सब लौटती हूं मैं। एक बार तिरुवनंतपुरम चलते हैं, वहां पर स्थिति क्या है ये जानने के लिए अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए, आप चूंकि लेफ्ट पार्टी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है एग्जिट पोल को देखते हुए काफी उत्साहित है वहां पर लेफ्ट के नेता, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल चित्रा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर लेफ्ट के तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं, जो कद्दावर नेता खासों से हैं, और यहाँ पर अब कैसे हलचल शुरू हो चुकी है, वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। केरला में हर जगहों पर शुरू हो चुकी है और खासतौर से जो लग रहा है इस बार एलडीएफ यानी जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। केरला में फिर से इनकी सरकार आने वाली है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाल झंडा जो इनका है वो लाल झंडा नया लगा दिया गया। खासतौर से इसको थोड़ी देर पहले आप और सीपीआईएम
जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद के यहाँ पे जोरदार नारे लगाए गए तमाम नेताओं की मौजूदगी में, और इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें इस बात का एहसास है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर यकीन रखते हैं, और इसीलिए इनके भी जो पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उनके नेतृत्व में सरकार थी, वह जाने वाली है और जो इनकी सरकार आने वाली, इसलिए वीएस अच्युतानंदन जो इसके मुखिया है सीपीआईएम के, वह अपने इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में है और पल पल की नजर बनाए हुए हैं तमाम जगहों पर, और इसीलिए यहाँ पर हमेशा अब लगातार की तरह ये सीपीआईएम के आप बिल्कुल सही कहा आपने। नतीजों का आज दिन है, बड़ी मुश्किल से उन तमाम नेताओं को नींद आई होगी रात में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अभिषेक, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, सीधे आपका ही मैं रुख कर लेती हूँ और वही सवाल जो मैंने असम में अपने संवाददाता से पूछा था, अगर असम के नतीजे उलट रहे तो ये मिठाइयां कहाँ जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है, बूथ स्तर तक हमारा जो मैनेजमेंट रहा है जी। और खासतौर से असम की जनता में जो एक परिवर्तन की इच्छा रही है, वो ये हम लोगों की मेहनत को सार्थक करेगी। असम में मुख्यमंत्री होगा कौन? क्योंकि हेमंतो विश्व शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात का डर भी है सोनोवाल को। सुबह सुबह मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए, सारी चीजें बीजेपी में ठीक तो चल रही है ना? देखिए, अभी तो सुबह हुआ है और एक खूबसूरत सुबह असम में होने जा रहा है, और अभी तो रिजल्ट का एक भी नतीजा नहीं आया है। अभी इस प्रकार की बातें तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और जहां तक हमारी पार्टी है, पार्टी में अनुशासन सर्वोच्च देखा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई वहां होगी। जो उच्च नेतृत्व निर्णय लेगा या परिणाम के अनुरूप जो भी हमारी कोर कमेटी तय करेगी, उसको अक्षरशः पालन करेंगे हमारे नेतागण। कुल मिलाकर बीजेपी फिलहाल उत्साहित है और बाद में विधायकों के साथ बैठक के बाद ही अंतिम निर्णय। हलवा पूरी बिहार वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? अब शुभ सोचा जाए तो अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह एक खूबसूरत सुबह हो रही है। नहीं, प्रफुल्ल महंती के क्या हाल है अभी बताइए। प्रफुल्ल महंती 2 दिन पहले बोला थर्ड फ्रंट बनाने के लिए। केरल में लेफ्ट पर एक सीट पर लेफ्ट आगे है, बंगाल में टीएमसी एक सीट पर आगे। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन ये इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि तस्वीर तकरीबन, अगर इसको शुरुआती तस्वीर के लिहाज से भी हम देखें तो एग्जिट पोल की ओर इशारा करती है। हालांकि ये बहुत अभी शुरू का वक्त है, 8:07 ही हुए हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और उसके बाद ही ईवीएम खुलेगा। लेकिन यहां पर अब विनोद जी मैं आपसे रुक करना चाहूंगी, अपने जितने भी हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं। असम का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी उत्साहित भी है, लेकिन दिलचस्प ये भी है कि 2 नेता जिसमें कॉम्पिटिशन चल रहा है, सोनोवाल भले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों, लेकिन जो विश्वकर्मा है वो उनको लगातार टक्कर दे रहे हैं और ये दोनों ही दूसरी पार्टी से आए हुए बीजेपी के नेता हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी पूरी तरह से यहाँ मानस बनर्जी बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के। मैं भी आसाम गया चुनाव में और मुझे आसाम में जितने लोग मिले, चाहे किसी पार्टी के हों, वो हेमंत विश्व शर्मा की जो राजनीतिक चतुराई है और राजनीतिक कौशल है, उसके हर आदमी ने तमाम किस्से सुनाए। और लोग ये कह रहे थे कि नतीजे कुछ भी आए, अगर बीजेपी गठबंधन के पक्ष में नतीजे आते हैं या त्रिशंकु विधानसभा होती है तो ये इन प्रकार हेमंत विश्व शर्मा ही 6 सीट पर रुझानों के हिसाब से आगे है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बड़ी खबर, केरल में लेफ्ट 6 सीट पर आगे है और दिलचस्प है ये शुरुआती रुझान, लेकिन संकेत यही दे रहे हैं कि लेफ्ट की स्थिति मजबूत होती हुई। आपको बता दें कि 2011 में 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी लेफ्ट पार्टी ने। केरल में कुल 140 सीटें हैं, जिनमें से यूडीएफ ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 72 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, बंगाल में टीएमसी 1 सीट पर आगे है, जबकि केरल में लेफ्ट 6 सीट पर आगे है। अब मानस जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत भी है, क्योंकि हमने देखा था दिल्ली और बिहार में हार के बाद उसके नेताओं का मनोबल काफी ज्यादा कम हो गया था। लेकिन असम एक नई ऊर्जा का संचार कम से कम बीजेपी के अंदर करने वाली है अगर जीत होती है तो। चित्रा, आसाम में तो सबसे बड़ा चीज है बीजेपी का इस बार तो उत्साह का कारण भी है। लार्जेस्ट पार्टी बन के तो आ रहा है, बात पक्का है, इसमें कोई दिमत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा है कि इनका जो साथ में जो आ रहा है प्रफुल्ल महंतो का एजीपी अगोपो जो है असम गण परिषद आ रहा है, हगरामा का बीपीएफ है।
तो ये दोनों सब ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल महंतो ने कुछ दिन पहले बोला है इनका एक ईगो प्रॉब्लम हो गया। ये सर्बानंद सोनोवाल जो प्रफुल्ल महंतो चीफ मिनिस्टर थे असम का, सर्बानंद सोनोवाल ऑर्डिनरी जैसे मेंबर थे वहां पे, और अभी जब हुआ एक साथ में आने के बाद, अलायंस करने के बाद सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रफुल्ल महंतो का बहुत नीचे था, तो वो मानने के तैयार नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले बोला थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए, यहाँ पे जो बाहर से हमें सपोर्ट देगा हम थर्ड फ्रंट का गवर्नमेंट बनाएगा। ये तो बहुत खराब, ये तो खतरनाक चीज हो गया, बीजेपी के लिए आपका खतरा पैदा हो गया। क्या बोलेंगे? खतरा पैदा हो गया। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी विजय जी से, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से बता दें कि शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टी 6 सीट पर केरल में जहां पर आगे दिखाई दे रही है इन रुझानों के मुताबिक, वहीं ममता बनर्जी 1 सीट पर आगे और केरल में कांग्रेस भी 1 सीट पर आगे। यानी कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 1 सीट पर, केरला में 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 6 सीटों पर लेफ्ट। और एग्जिट पोल के जो नतीजे हमने देखे थे, जो अनुमान लगाया गया था, हो सकता है ये बिल्कुल शुरुआती वक्त है, हालांकि अनुज जी बेहतर बता पाएंगे। अनुज जी, अभी हालांकि बहुत शुरुआती वक्त है ये, लेकिन इंडिकेट क्या उसी ओर कर रहे हैं अभी तक के रुझान? नहीं, देखिए अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि यदि पोस्टल बैलेट के आधार पर यदि चला जाता तो बिहार तो फिर भाजपा की तरफ चला गया होता। इसीलिए भाजपा के नेताओं से उस दिन चूक हो गई थी, क्योंकि पोस्टल बैलेट को इन्होंने प्रारंभिक रुझान मान लिया था। थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, एक बार ईवीएम खुल जाए तो उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। 10 बजे के बाद स्थिति साफ हुई थी कि किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार वाले मामले में, अगर हम जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम केरल की बात कर रहे थे, देखिए केरल और बंगाल इन दोनों के चुनावों में सीपीएम की प्रतिष्ठा बहुत दांव पर लगी है, और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की ज्यादा, क्योंकि 5 साल पहले जब प्रकाश करात थे तब ये दोनों राज्य इनके हाथ से निकल गए थे, और उसमें करात का अपना केरल भी है। और देखना होगा कि क्या यदि केरल वापस आता है तो सीपीएम के अंदर की पॉलिटिक्स क्या होगी, तब येचुरी कह पाएंगे कि करात साहब आपके राज्य को मैं जीत के लाया हूं। इसमें एक और चित्र फर्क पड़ेगा कि वाम राजनीति जो है, जो पिछले दिनों हाशिए पर चली, केरल में लेफ्ट 40 सीट पर आगे। सर रोकना चाहूंगी, कांग्रेस 29 सीट पर आगे। शुरुआती ये रुझान है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है केरल में लेफ्ट 40 सीट पर आगे और वहीं कांग्रेस पार्टी 29 सीट पर आगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर केरल में जीतता है लेफ्ट फ्रंट, जैसे रुझान भी बता रहे हैं, तो देश की राजनीति में जो वाम दलों की स्थिति थी, जो बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी, एक बार लेफ्ट पॉलिटिक्स फिर से जो है रिवाइव होगी। और ये सीताराम येचुरी के खाते में एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि प्रकाश कारत के समय लेफ्ट लगातार हाशिए पर गया, और जिस तरह उन्होंने 2008 में यूपीए से समर्थन वापस लिया और उसके बाद लगातार लेफ्ट की हार होती गई, तो मुझे लगता है लेफ्ट के लिए और लेफ्ट की पॉलिटिक्स के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक नई ऊर्जा का संचार। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। यहाँ पर बता दें, एशिया नेट चैनल की ओर से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे थे। रजत, रजत सुन पा रहे हैं? आपके पीछे नारेबाजी हो रही है, क्या अभी से उत्साहित हैं? बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं। रजत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और पीछे हालांकि ये अंदाजा तो लग ही गया कि असम में इस वक्त जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। रजत, वो तस्वीरें दिखा, जी बताइए। बिल्कुल रजत, अपनी बात पूरी करें आप। लाइट बंद हो गई तो है। चलिए रजत के पास मैं दोबारा चलूंगी, लेकिन दिखाई उत्साह का लहर है, क्योंकि जो स्क्रीन लगी हुई है, जो यहाँ पर ताजे आंकड़े आ रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, एजीपी जो है वो 2 सीटों पर, बीपीएफ 2 सीटों पर, यानी बीजेपी प्लस की बात करें तो लगभग 9 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, यूपीपी 1 और एआईयूडीएफ 2 सीटों पर। यानी एक बड़ी बढ़त जो आप कह सकते हैं, जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे है। शायद इसीलिए एक लहर दौड़ी थी, जैसे ही ये पहले आंकड़े आए हैं आसाम के अंदर, उसमें बीजेपी प्लस लगभग 9 सीटों पर आगे है। चित्रा, शुरुआती रुझान में जैसा कि जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन, असम में फिलहाल 9 सीटों पर आगे शुरुआती रुझानों में बीजेपी। और बड़ी खबर यह है, बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, और वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 1 सीट पर आगे, हालांकि अभी सुबह 8:13 ही हुए हैं। जैसे जैसे वक्त और गुजरेगा उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। अवधेश जी,
देखिए, दो बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक तो असम में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा है, इसलिए अगर वो पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री उनके होने में कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की अपनी महत्वाकांक्षा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि केंद्र में सरकार है। अगर बहुत ज्यादा समस्या होगी तो फिर उनको हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एडजस्ट कर सकती है। तो ये संभावना जो है वहां बनी हुई है। लेकिन माना ये जा रहा है चूंकि हेमंतो विश्वकर्मा बहुत सारी चीजों को जोड़ने में माहिर माने जाते हैं, अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो शायद उनके चेहरे को आगे करके उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अगर गठजोड़ की सरकार बनती है तो ये समझिए जा रहा है चूंकि हेमंतो विश्वकर्मा बहुत सारी चीजों को जोड़ने में माहिर माने जाते हैं, अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो शायद उनके चेहरे को आगे करके उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अगर गठजोड़ की सरकार बनती है तो ये संभावना हो सकती है कि जो साथी दल समर्थन देने वाले होंगे फिर वो शर्त लगा सकते हैं कि हमको ये मुख्यमंत्री चाहिए। तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। यूडीएफ के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। यूडीएफ के साथ ही रिश्ते नहीं है, उनके बैकडोर से वहां के व्यापारियों की ताकत उनके साथ है। वो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका अल्फा के साथ तो सीधा ही रिश्ता रहे हैं, सल्फा के साथ रिश्ते रहे हैं, तो वो है उनके रिश्ते। लेकिन वो ये আৰু 5 ঘণ্টা সকলোবিলাক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম। স্যাৰ 5 ঘণ্টাৰ পিছত ফলাফল পোহৰলৈ আহিবই, কিমান আসন পাম বুলি এতিয়া ভাবিছা বুলি? আমাৰ পূৰ্বৰ পৰা কৈ আছো, আপোনালোকে ভোট গণনা আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব। কেইঘণ্টামান অপেক্ষা কৰক। सर क्या बोल रहे थे आप, शायद ज्यादा बेहतर बता पाए। मानस जी अभी बोले जी। नहीं, मैं बोल रहा था ये नहीं, सर्बानंद सोनोवाल जी क्या कह रहे थे? ओ सर्वोदय ने बोला जो हम अभी तो हमारा आ ही रहा है, हमें कुछ एक मिनट में बस आपको रोकना चाहूंगी। असम में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। असम में बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, बीजेपी 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। और यहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार आंकड़े भी दिखा रहे हैं। यूडीएफ 2 सीटों पर आगे, एक अन्य सीट पर, और कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर आगे है। जबकि केरला की बात करें तो यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 31 सीटों पर आगे है, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 44 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 1 सीटों पर आगे। ये जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 5 सीटों पर आगे है, बीजेपी 1 सीट पर, जबकि तमिलनाडु में अभी कोई भी रुझान नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे हम आपको टीवी स्क्रीन पर तुरंत दिखाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल जी क्या कह रहे थे सर? वो कह रहा था सर्बानंद सोनोवाल जी ये हम तो आ रहा है पक्का, ये तो कोई दिमोत नहीं दे रहा है, नहीं है कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तो आप क्या करेंगे, पहले आपका उसको फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले आप पूरा आने दो, बिल्कुल पूरा आने दो तब बताएंगे अभी क्या होगा। यानी कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 10 बजे के बाद ही शायद अपनी जीत को लेकर, अगर जीत होती है बीजेपी की तो वो अपनी बात रखेंगे। एक बार फिर से बीजेपी ऑफिस गुवाहाटी का हम रुख कर लेते हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सर्बानंद सोनोवाल मीडिया कैमरे के सामने आए, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त देखे, हालांकि उनका ये कहना है कि 10 बजे के बाद ही, मतलब वक्त गुजरे उसके बाद ही मैं अपनी ज्यादा बात आगे रखूंगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है वो ये दिखा रहा है कि वो अपनी सरकार असम में बनाने जा रही है। देखो देखिए, एक तो 15 साल यानी 3 साल का भी जो बच्चा चित्रा होगा आज से 15 साल पहले, उसने 15 साल लगातार हर इश्तेहार में, हर प्रोग्राम पे, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर पर सिर्फ और सिर्फ तरुण गोगोई का चेहरा देखा। नो डाउट आप डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो एक अपनी राय है, लोग अपनी राय लग सकते हैं, लेकिन देखा सिर्फ एक ही चेहरा गया। तो एक बड़ी वजह थी कि लोग यहाँ चेंज चाहते थे। दूसरी बड़ी बात, असम के अंदर बीजेपी ने उस फॉर्मूले को अपनाया जो कांग्रेस ने बिहार में अपनाया था। जी हाँ, ग्रैंड अलायंस। आपने हेमंतो ले लिया कांग्रेस से, एजीपी को आपने पकड़ लिया, बोडोलैंड को पकड़ लिया, तो एक ग्रैंड अलायंस फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ जो एआईयूडीएफ थी यानी कि बदरुद्दीन की पार्टी थी, उसका कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं था। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है ये लोग कहें कि एक टैक्टिकल अलायंस था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बाद भी अगर 2 कैंडिडेट माइनॉरिटीज के एक सीट पर लड़ते हैं, अगर सबसे खराब कैंडिडेट भी होगा एआईयूडीएफ का, तो लगभग 2000 से 3000 वोट उसको मिलेगा। ऐसे में फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, फायदा सीधे सीधे ग्रैंड अलायंस को हो रहा था। तो ये थ्योरी थी यहाँ की। साथ ही साथ लोगों को लगता था कि एक लंबा समय उन्होंने कांग्रेस को दिया है। लौटियों आपके पास में रजत, बंगाल में टीएमसी 10 सीटों पर आगे, जो रुझान अब तक सामने आए हैं 11 सीटों के पश्चिम बंगाल से रुझान सामने आए हैं, 10 पर टीएमसी आगे, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। अगर हम बात करें वहीं तमिलनाडु की, डीएमके 1 सीट पर, शुरुआती रुझान के मुताबिक डीएमके 1 सीट पर आगे चल रही है।
असम की बात करें, 15 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 126 में से कांग्रेस पार्टी 3 पर, बीजेपी प्लस 9 पर और AIA-UDF 2 सीटों पर, जबकि अन्य 1 सीट पर। शुरुआती रुझान के मुताबिक केरल में 140 में से 78 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें से UDF 33 पर, LDF यानी कि लेफ्ट 44 सीटों पर आगे, जबकि बीजेपी प्लस 1 सीटों पर आगे चल रही है। ये अब तक के रुझान है जो सामने आए हैं। 8:19 हुए हैं, वक्त गुजरेगा तो हो सकता है जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा तेजी से बदलें और 10 बजे के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि 10 बजे के बाद स्थिति बहुत ज्यादा साफ हो पाएगी। अभी तो पोस्टल बैलेट है, शुरुआती रुझान है, लेकिन केरल में देख रहा हूँ UDF और LDF के बीच में फर्क जो है 33 और 44 का है, यानी लगभग जो है 10 सीटों के आसपास का फर्क है अभी रुझानों के मुताबिक, और ये पोस्टल बैलेट है। अगर मुझे अनुज जी की बात याद आ रही है, जब बिहार को हम लोग विश्लेषण कर रहे थे उस वक्त बीजेपी और JDU अलायंस के बीच में ऐसा ही फर्क था पोस्टल बैलेट में, तो अनुज जी ने कहा था कि फर्क बता रहा है कि तस्वीर बदल सकती है। तो अगर ये स्थिति है तो फिर लेफ्ट के लिए अभी मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है केरल की राह। सर 2011 में दोपहर तक LDF लीड कर रहा था और उसके बाद जब रिजल्ट सेटल हुए तो 2 सीट से UDF जीत गया था। वही मैं कह रहा हूँ केरल में कांटे की लड़ाई रही है। पिछली बार भी देखेंगे तो 68-72 और लेफ्ट को केवल 0.9% वोट कम था, तो इसीलिए वहां ये नहीं है कि एकदम से स्वीप है कोई। तमिलनाडु में DMK 2 सीट पर आगे, 232 में से 2 रुझान सामने आए हैं तमिलनाडु के, जिनमें DMK 2 सीट पर आगे। फिलहाल ये हम आपको लगातार रुझान दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इस बीच शोभा ओझा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन जुड़ चुकी हैं। शोभा ओझा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि 2011 में जो 822 सीटों पर जिनमें वोटिंग हुई है उनमें से 170 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थीं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बहुत कम रह जाएंगी वो सीटें घटकर। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि बीजेपी के मुकाबले ऐसा लग रहा है अब तक अभी तक के आंकड़े जो हम देखें कि कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई? देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है और बहुत जल्दी होगा। बिहार में भी इसी तरह से बीजेपी के फटाके फूट गए थे, मिठाइयां बट गई थी, फिर क्या रिजल्ट हुआ हमने सबने देखा। तो इसलिए बहुत जल्दी है राइट ऑफ करना। अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में लगातार 15 साल से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में है और एंटी इनकम्पेंसी भी फैक्टर रहता है। उसके बावजूद, फिर मैं अंडरलाइन के कह रही हूं, उसके बावजूद कांग्रेस को आशा है कि हम आसाम में सरकार बनाएंगे। इसी तरह अगर केरला की बात करें तो केरला में भी ट्रेंड हमेशा ऑल्टरनेट सरकारों का रहा है, UDF और LDF का। पर उसके बावजूद जो उमन चांडी जी की सरकार, UDF का कॉम्बिनेशन पिछले 5 साल में बहुत अच्छी सरकार चलाई, उमन चांडी जी बहुत ही एक अच्छे CM साबित हुए। तो हमें पूरी आशा है कि इस बार केरला की जनता भी एक और बार UDF पर विश्वास करते हुए वोट देगी और आशीर्वाद देगी, ये बात का हमें विश्वास है। बहुत सारे करप्शन के भी सरकार के ऊपर आरोप लगे, उस पर सवाल है जी। वेस्ट बंगाल में हमारा अलायंस, वेस्ट बंगाल की बात आपको आरोप, देखिए आरोप लगना अलग बात है, सिद्ध होना अलग बात है। कोई भी सब जानते हैं कि केरला में किस तरह से सरिता सिद्ध कैसे हो, जिसका उपयोग ऑपोजिशन पार्टीज ने किया, जबकि तथ्य कुछ भी नहीं थे जी। और उमन चांडी जी की इमेज और उमन चांडी जी का जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है केरला में, मैं नहीं समझती किसी प्रदेश में मैंने किसी नेता को इतना पॉपुलर पाया है। तो इसलिए ये झूठे आरोप का आप छोड़ दीजिए, वो एक इशू भी नहीं था इस चुनाव में। चित्रा जी शायद ये गई नहीं केरला। दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि जो करप्शन होता है वो मुद्दा ही नहीं रह जाता है। दोबारा लौटती हूँ शोभा जी मैं आपके पास, एक बार फिर से यहाँ पर बता दें, असम में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है जो रुझान सामने आए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। असम में 126 में से 32 सीटों के रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी 6 पर, बीजेपी प्लस 20 पर आगे चल रही है, UDF 4 सीटों पर, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। केरला की बात करें 140 में से 81 सीटों के रुझान सामने आए हैं, UDF 33 सीटों पर आगे चल रही है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 47 सीटों पर, बीजेपी प्लस 1 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 15 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 11 सीटों पर, लेफ्ट पार्टी
3 सीटों पर, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं तमिलनाडु में 232 में से सिर्फ 2 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें डीएमके प्लस अभी आगे चल रही है। आपको बता दें कि अभी पिछले 23 मिनट की ये जो रुझान है हमारे सामने है। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। 8:30 बजे से ईवीएम जब ओपन होगा, ईवीएम जब खुलेगा, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तस्वीर साफ होती हुई चली जाएगी। यहाँ पर विजय सोनकर शास्त्री जी, अब मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिस तरह की उम्मीद आप लोगों ने कर रखी थी और पूरी ताकत, पूरी मशीनरी केंद्र से तमाम बड़े नेता हर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए गए, लेकिन असम के अलावा बाकी जगहों से आपके लिए खुशखबरी नहीं है। नहीं, देखिए चित्रा जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और खासतौर से असम से भी ज्यादा खुशखबरी आपके स्क्रीन पर ही मैं देख रहा हूँ कि केरल में हमारा कम से कम 1 सीट दिखाई दे रहा है। हम तो वहाँ पर खोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हाँ, बस इतना स्क्रीन देख करके ही हम खुश है कि कम से कम हमारी 1 सीट केरल में दिखाई दे रही है। ये हमारे हर एक कार्यकर्ता की वास्तविकता है। एक की ही हमारे जो 5 राज्य, उम्मीद एक की भी नहीं थी। नहीं, हमने उम्मीद तो बहुत की है और शास्त्री जी और अभी इतना दिखाई दे रहा है। आने वाले समय, चलिए, उनको उम्मीद है आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा और तेजी से बदलेगा। हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, किसके आएंगे अच्छे दिन।